आज फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। आज 2 अक्टूबर 2022 तारीख है। आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर में देश के दो महापुरुषों का जन्म हुआ, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। आज के दिन परमानेंट छुट्टी है सबकी। वैसे तो आज संडे है तो छुट्टी साप्ताहिक भी है। आज के दिन हमारे बेटे नलिन का भी जन्मदिन है, तो उसको भी हमारी शुभकामनाएं। और आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं। ये देश वास्तविक आज़ादी को प्राप्त हो, गांधी जी जैसे तमाम महापुरुषों को आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ा। और आज़ादी मिली नहीं मिली, कितनी मिली, गुलामी का मतलब क्या होता है, ये सभी बातें अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस महत्वपूर्ण दिवस में न्याय स्थापना अभियान का ये कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक रविवार को शाम 8 बजे, 8 से 9 के बीच में ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम चलता है। और सभी को न्याय संबंधी तमाम बातों से अवगत कराया जाता है। न्याय स्थापना अभियान के बारे में बताया जाता है। न्याय के सैद्धांतिक समादर्श से परिचित कराया जाता है। न्याय मानव समाज का धर्म है। न्याय को धर्म के रूप में माने बिना, स्वीकार किए बिना मानवीय सभ्यता का उदय नहीं हो सकता। इधर उधर की बातों को धर्म घोषित कर दिया गया है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, बहाई धर्म, ऐसे तमाम धर्मों और उपधर्मों के नाम आप जानते हैं। लेकिन वास्तव में जो मानव समाज का धर्म है वो न्याय ही है। और न्याय वास्तव में किन्हीं दो पक्षों के बीच निष्पक्षता पूर्वक हिताधिकारों
और कर्तव्यों का निर्णय ही न्याय है। ऐसे नियम नीति निर्णय जो किन्हीं भी दो पक्षों के बीच में निष्पक्ष रूप से उनके समुचित हितों को प्रतिष्ठित करते हो। ऐसा न्याय ही धर्म कहा जा सकता है। एक ऐसा न्याय का सिद्धांत, एक ऐसा आदर्श ही धारण करने योग्य मार्ग है, और इस धारण करने योग्य मार्ग को ही धर्म के नाम से जाना जाता है। तो मानव समाज इस निष्पक्ष न्यायकारिता के बिना चल नहीं सकता, लेकिन मानव समाज में धर्म के नाम से दूसरी बातें प्रचलित हैं। वे न्याय को धर्म नहीं बोल रहे, क्योंकि न्याय का प्रचार प्रसार करने से जो समाज का शोषक वर्ग है वो मुसीबत में फंसता है। मुसीबत में तो नहीं फंसता, लेकिन उसको लगता है कि वो मुसीबत में फंसेगा। जैसे कि अगर वो अपने गुलामों को अपने समान अवसर देता है, घर में दास, नौकर, गुलाम, चाकर रखे हुए हैं, तो उनको यदि वो निष्पक्षता पूर्वक उनके हितों की रक्षा करता है तो उनका शोषण कैसे करेगा? और सबसे बड़ा शोषण तो यही है कि उनको अपने घर पे अपने गुलाम बना रखा है, नौकर बना रखा है। तो अब इसी बात को सोच के देखोगे, यदि इनको वो अपने घर में नौकर बना ले तो क्या ये राजी हैं? तो पता चलता है कि नहीं। तो फिर ये निष्पक्ष कैसे हो पाएंगे? कहीं ना कहीं तो पक्षपाती अपने पक्ष में होना पड़ेगा इनको। यदि ये दूसरों के हिताधिकारों को कुचलना चाहते हैं तो इनको न्याय के विषय पर चुप रहना पड़ेगा। न्याय को परिभाषित भी नहीं होने देंगे जिसमें समता और औचित्यता का निर्णय होता है। आत्मिक समता और प्राकृतिक औचित्यता के आधार पर हितों की रक्षा होनी चाहिए। इसे ही न्याय कहते हैं। तो ऐसे नियम नीति निर्णय जो निष्पक्ष रूप से किन्हीं भी दो पक्षों के बीच में समान और उचित हितों की प्रतिष्ठा करते हो, उसे न्याय धर्मिता कहते हैं, उसे न्याय कहते हैं। ऐसा न्याय ही धर्म कहलाता है। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कि समाज में जो अपराधी वर्ग होता है, अन्याय ही अपराध है, न्याय के विपरीत आचरण ही अपराध है। इसीलिए जो न्यायपूर्वक नहीं चलता उसे न्यायालय में अपराधी ठहराया जाता है, और न्यायालय का निर्णय ही सर्वोच्च निर्णय माना जाता है। तो किन्हीं दो लोगों के बीच में ये व्यावहारिक विषय है कि पारस्परिक हितों का कैसा व्यवहार हो,
किन्हीं भी दो पक्षों के बीच में उनके अधिकारों और कर्तव्यों की व्यावहारिक स्थिति क्या है, उनके बीच में परस्पर व्यावहारिक दशा क्या है। उनके हित निष्पक्ष रूप से सुरक्षित रह पाते हैं या पक्षपात हो जाता है। यही न्याय का मूल विषय है। अब देखें, इसी विषय में डॉक्टर अशोक काबरा जी का प्रश्न है, चारित्रिक स्वतंत्रता एवं व्यावहारिक प्रतिबद्धता क्या है? व्यक्ति के जीवन में इनके क्या लाभ हैं? कहते हैं कि उदाहरणों से समझाएं। आगे इससे एक जुड़ा हुआ प्रश्न और है। कहते हैं कि आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी शराबबंदी करना चाहते थे, तो ये उनका निर्णय सही था या गलत था? डॉक्टर अशोक काबरा जी का प्रश्न इसी न्याय के विषय में है। अब देखें, मनुष्य की दो बातें होती हैं। एक तो निजी बात और दूसरी होती है पारस्परिक बात। तो दो चीजें हो सकती हैं। जो निजी बातें हैं उसकी वो पारस्परिक नहीं है, तो निजी बातों को आचरण शब्द से संबोधित किया जाता रहा है सामान्यतः, और इन निजी मामलों को सांस्कृतिक मामला माना जाता है। आप निजी तल पर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या जीते हैं, क्या चलते हैं, क्या नहीं चलते हैं, ये आपका बिल्कुल प्राइवेट एंड पर्सनल मामला है। दूसरे को इससे कोई हानि यदि नहीं पहुंच रही है, आपके आचरण से किसी दूसरे को कोई सीधे हानि नहीं पहुंच रही है, तो आपका निजी मामला है, आप अपने निजी मामले में देखिए। तो एक तो ये विषय हो गया कि उसकी कुछ निजी बातें मनुष्य की। दूसरा उसका मामला है कि वो समाज में रहता है तो दूसरों के साथ भी उसका संबंध है, दूसरों के साथ सहजीविता में रहता है। तो ये जो मामला है ये पारस्परिक हो जाएगा। तो दूसरों के साथ वो व्यवहार कैसे कर रहा है, निजी तल पर आचार कैसा करता है और पारस्परिक तल पर व्यवहार कैसा करता है। तो एक तो उसका प्राइवेट मामला हो गया और एक जो है वो म्यूचुअल मामला हो गया, पारस्परिक मामला हो गया। तो निजी मामले को यदि आप आचार मानते हैं तो व्यावहारिक जो मामला है वो इससे भिन्न हो जाता है। पारस्परिक तल पर जब आप जाते हैं तो वो व्यवहार कहलाता है। फिर तो आचार प्रक्रिया आपकी एक हो गई, जो सांस्कृतिक मामले हो जाते हैं, और व्यवहार प्रक्रिया दूसरी हो गई जो साभ्यतिक है, सिविलाइजेशनल है। तो निजी मामलों की मानव समाज में स्वतंत्रता मान्य है। आज भी दुनिया के अधिकांश संविधानों में जहां सीधे सीधे गुलाम नहीं बनाया गया है,
निजी मामलों की स्वतंत्रता का प्रावधान रखते हैं सभी संविधानों में, दुनिया के प्राय अधिकांश संविधानों, भारतीय संविधान में भी निजी मामलों की स्वतंत्रता मान्य है। लेकिन वो दिखावटी माया है, अधिकांश लोगों के निजी मामलों में पूरा वो दखल रख रहे हैं और इंटरनेशनली दखल रख रहे हैं। संविधान में प्रावधान हो तब भी वो दखल रखते हैं। क्यों? उसका रीजन है, यदि प्रजा को गुलाम बनाना है तो उसके निजी मामलों में दखल करना पड़ता है इनको। बेईमान वर्ग जो अपने आप को मालिक समझता है इस दुनिया का, जैसे आपने एक सीरियल आया करता था, ही मैन एंड मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स, तो ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स, वो मास्टर्स जो दुनिया के मालिक हैं वो कब्जा किए रहते हैं आम जनता पर, और ही मैन जैसे लोग कोई उसे बचाने की कोशिश करते रहते हैं। ये सभी जगह आप देखते हैं, फिल्मों में भी ऐसा देखने को मिलता है। सारी जितनी भी पटकथाएं हैं सब ऐसी लिखी जाती हैं कि एक सज्जन वर्ग है, एक दुर्जन वर्ग है। दुर्जन वर्ग सब चीज पर कब्जा करना चाहता है और सज्जन वर्ग सामान्य जीवन सबके साथ सहजीविता में जीना चाहता है। किसी पर कोई कब्जा कुब्जा नहीं, बल्कि सबका सामूहिक, सामाजिक, सार्वजनिक हिताधिकार को स्वीकार करता है। तो सज्जनोचित बात एक होती है और दूसरी दुर्जनोचित होती है। तो वो जो दुर्जन वर्ग है वो यदि लोगों के निजी मामलों में दखल ना करे तो वो उनको गुलाम ही नहीं बना सकता। इसलिए मजबूरी में वो आपके शादी, विवाह, तलाक, खान पान, उड़ना, बैठना, पहनना, सभी चीजों पर निगाह रखते हैं। आप हेलमेट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, आप बुर्का पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, आप शादी करेंगे कि तलाक देंगे, कि सभी मामलों में वे दखल करते हैं। एक शादी करेंगे कि 4 शादी करेंगे, दोस्ती करेंगे कि नहीं करेंगे, सभी मामलों में जो आपके जितने भी प्राइवेट एंड पर्सनल मामले हैं, प्राय सभी मामलों में उनका किसी न किसी रूप में दखल है। अब वो दखल बना के रखना चाहते हैं। यदि ये पूरी तरह से निजी मामले आपके स्वतंत्र हो जाएं तो आपको गुलाम बनाना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए निजी मामलों में वे पूरी तरह से दखल रखते हैं और मनुष्यों के निजी मामले कभी भी स्थिर नहीं बनाए जा सकते। या तो ये देवता ही हो गया हो, तब ये नाक की सीध में चल सकता है। प्रत्येक जीव पैदा होकर के एक सामान्य जीव है, उसको आज कोई चीज रुचती है, कल नहीं रुचती। एक ही आदमी जिंदगी भर में 10 बार हेयर स्टाइल बदल रहे हैं, कपड़े की डिजाइन रोज बदल रहा है, रोज फैशन बदल रहा है, सब कुछ चेंजेबल है इसका। अब अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन इसको दे दिया जाए कि तुम इसी तरह कपड़ा पहनोगे, इसी तरह बाल रखोगे, इसी तरह काम करोगे, या इसी तरह घोट के रखा जाएगा। आप देखें, हिंदू लोग आपका सिर घोटने पर आमादा है, कहीं चोटी रखने का फैशन, मुसलमान कहीं बुर्का रखने का फैशन, तो कहीं मूछ काटने का फैशन, तो कहीं दाढ़ी काटने का फैशन। तो वो ये फैशन अगर प्रतिबद्धता में आ जाए, मजबूरी में आ जाए कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो मनुष्य पागल हो जाएगा। देवताओं का चित्र आप देखते हैं कि भगवान विष्णु एक विशेष प्रकार का शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम पहने बैठे हैं। आप परमानेंट इस तरह बैठे रहेंगे?
मनुष्य को अगर कह दिया जाए कि परमानेंट ऐसी सब लात फांद के बैठो तो वो तो पागल हो जाएगा। किसी भी जीव को बोलो कि तुम इसी तरह बैठो, कुत्ता बिल्ली भी एक आसन में न बैठ पाएगा, उठ के चल देगा। तो किसी के आचरण को आप प्रतिबद्ध नहीं कर सकते सामान्य जीव के। आप परमात्मा का आचरण आप भगवान कृष्ण के लिए बना दो, वो उसी चीज का पालन करते चले जाएंगे। गौतम बुद्ध के लिए बना दो, वो एक विशेष प्रकार का पालन करते चले जाएंगे। वही ड्रेस जिंदगी भर कहो पहने चले जाएंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप नीचे जाएंगे आपकी वैरायटी बदलती रहेगी। न हेयर स्टाइल रुकेगी एक जैसी, न कपड़े रुकेंगे एक जैसे, न खाना पीना रुकने वाला है एक जैसा। इसका मतलब मनुष्य के लिए निजी मामलों की स्वतंत्रता जरूरी है, नहीं तो ये विक्षिप्त हो जाएगा। सबका बाल घोट दिया जाए, अब ऐसा अगर कोई अनिवार्य कानून बना दे तो बहुत सारे लोग तो कहेंगे ये तो कुरूप हो जाता है आदमी, ऐसा बाल घोट के क्यों बैठना। अब आप जाकर देखिए कि वो गुरुकुल प्रणाली में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सबका बाल घोट के विशेष प्रकार की ड्रेस पहना के बैठा दिया जाता है। उनको रुचता है नहीं रुचता है, सुंदर नहीं लग रहे तब भी उसी डिजाइन में उनको रखा जाएगा। आजकल के विद्यालय तो चलो थोड़ा बहुत सुंदर कोई ड्रेस बनाने की बात कर रहे हैं, बड़ी चुनिंदे चीजें ढूंढते हैं, हर विद्यालय के अलग अलग भी बना रहे हैं। आप देखें अगर आपके सांस्कृतिक मामलों पर कोई व्यवस्था दखल करे तो ये बड़ी खतरनाक हो जाती है। कोई राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय विषय है, तो राष्ट्रीय एक कल्चर को अडॉप्ट की जा सकती है, तो राष्ट्रीय तल पर कुछ जो राष्ट्रीय मामले हैं। लेकिन जब वो राष्ट्रीय सार्वजनिक रूप से जहां उपस्थित हो वहां तक सीमित रखा जा सकता है। जैसे पुलिस की ड्रेस, कि कोई आदमी पुलिस के पद पे जाता है तो वहां पे एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहन सकता है। कोई बच्चा स्कूल जाता है वहां विशेष प्रकार की वेशभूषा पहन सकता है। सार्वजनिक जगह पे जहां पे है वहां पे आप कोई चीज ऐसा नियम बना सकते हैं, और ये राष्ट्रीय कल्चर हो सकता है। तो राष्ट्रीय कल्चर जहां जहां सार्वजनिकता है वहां वहां, लेकिन आप घरों में राष्ट्रीय कल्चर कि घर में भी आप रहिए तब भी जनगण मन गाते रहिए। कोई कहे खाना खाने से पहले जनगण मन कीजिए, फिर खाना खाने के बाद कीजिए, कपड़ा पहनने से जनगण मन अधिनायक जय है बोलिए, फिर उसके बाद फिर बोलिए, फिर वंदे मातरम कहिए, फिर जय श्री राम कहिए, फिर जय गांधी जी की कहिए। फिर कोई कहेगा कि इसमें अब जय मोहम्मद भी बोलना पड़ सकता है, फिर जय जीसस, जय कबीर वाले आ जाएंगे, फिर जय नानक वाले आ जाएंगे, वाहेगुरु बोलने वाले आ जाएंगे, बड़ा तमाशा बच जाएगा। अब सबके लिए नियम बना दिया जाए तो खाना खाने की शुरुआत में सब बोलना पड़ जाएगा, तो घंटों लग जाएगा स्टार्ट करने में खाना, फिर तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो सभी पूरी कल्चर को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। कल्चर निजी मामला है, आपको कब कैसी वेशभूषा, कैसा आहार विहार, कैसा बोली भाषा, आपको क्या रुचता है। एक राष्ट्रीय लैंग्वेज ठीक है, राष्ट्रीय राष्ट्रभाषा है, वो सबको पढ़ा दीजिए, उसी भाषा में सबको पढ़ाया जाए, और बाकी निजी कौन क्या बोलता है, स्थानीय घर में पड़ोस में क्या बोल रहा है अपना देखिए। राष्ट्रीय कोई वेशभूषा भी बनाई जा सकती है, तो जहां पे कोई आपको राष्ट्रगान गाना है, राष्ट्रगीत गाना है, कोई ऐसा कुछ कार्यक्रम हो, वहां राष्ट्रीय कोई फंक्शन आयोजित है,
उसमें आप उसको लागू कर सकते हैं कि आप विशेष प्रकार की वेशभूषा, विशेष प्रकार से ये गान गाना है, विशेष प्रकार से ठीक है मान लें, लेकिन इसको आप निजी जिंदगी में कि सोने से पहले, जागने के बाद, खाना खाने से पहले, नहाने से पहले, कपड़ा पहनने से पहले, कंघी करने से पहले आप राष्ट्रगान गाइए, अगर कोई कहे ऐसा तो आपको कितनी मुसीबत होगी? नहीं होगी। निजी मामलों में तो स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। कोई गाना चाहता है गा ले, नहीं गाना चाहता ना गाए। राष्ट्रीय तल पर कहीं जब कोई कार्यक्रम होगा तो वहां पे आप अनिवार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो निजी मामला नहीं है, राष्ट्रीय मामला हो गया। राष्ट्रीय स्कूल में कोई जाता है तो वहां जब आप राजकीय विद्यालय में पढ़ने जाएं तो उनकी जो भी वेशभूषा हो वहां के लिए पहन ले, जब घर आए तो उसको टांग दें, अपनी दूसरी पहन ले जो आपको रुचता हो। निजी मामले की स्वतंत्रता है। तो जो निजी मामले हैं इनकी तो स्वतंत्रता ही रखनी पड़ेगी, भले ही वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपस में बात करके एक जैसी वेशभूषा पहन के घूमते रहे, वो उनका निजी मामला है। पहन ले ठीक है, नहीं पहनना चाहिए मत पहनो। सबको बुर्का उड़वाना गोली मार मार के, अभी कट्टर इस्लामिक लोगों ने कई देशों में ऐसा किया कि बुर्का ना पहनोगे तो आपके पीछे आतंकी पड़ जाएंगे, तो जबरदस्ती बुर्का पहनाओगे, जबरदस्ती दाढ़ी कटवाओगे, जबरदस्ती मूछा कटवाओगे, कितना खतरनाक है। जबरदस्ती नमाज भी पढ़वाना ठीक नहीं, जबरदस्ती आरती गवाना ठीक नहीं, जबरदस्ती प्रेयर कराना ठीक नहीं। हाँ, कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो आप वहां करा लीजिए, घर पे माफ करिए उसको। राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सरकार कोई बना सकती है प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन उसके निजी जहां घर है, जहां वो निजी तल पे रहता है, निजी उसका समय है, तो वहां तो छोड़ो। पुलिस वाला जब तक ड्यूटी में है सरकारी तब तक वेशभूषा पहनने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है, लेकिन जब घर जाए तो निजी मामला हो जाएगा उसका। आप घर में पहने ना पहने, कुर्ता पाजामा पहन के घूमे, धोती कुर्ता पहन के घूमे, जो अच्छा लगता है सो पहने, नहीं अच्छा लगता ना पहने। क्या खाएगा, क्या पिएगा, आलू खाएगा कि टमाटर खाएगा, वो लेट हिम थिंक, उसे सोचने दो, उसे करने दो, उसे क्या अच्छा लगता है। तो निजी मामलों की तो स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए निजी मामलों में कोई किसी को कहे कि तुमको कोई कानून बना दे कि तुमको अंडा खाना पड़ेगा, तो जो आदमी शाकाहारी उसको बहुत दिक्कत होगी। जो मांसाहारी है उसको अच्छा लग सकता है, लेकिन शाकाहारी को खराब लगेगा। और आपने कानून बना दिया मान लीजिए इसका, तो ये कितनी मुसीबत वाली बात हो जाएगी। हेलमेट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन इसका कानून बना दिया गया है। अरे सिर फूटेगा तो इसका अपना प्राइवेट सिर फूटेगा, दूसरे का थोड़ी फूटेगा। तो जब दूसरे का कोई मामले नहीं बनता, हेलमेट लगाने का कोई संबंध ही नहीं दूसरे के सिर फूटने से, तो इसके बारे में कानून कैसे बना दिया। हाँ, किसी सरकारी कार्यक्रम में कोई कहता है कि आओगे तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, तो ठीक है, सरकारी कार्यक्रम में आएगा तो लगा लेगा। लेकिन सिर उसका निजी है। सरकारी कार्यक्रम में भी हेलमेट की कहां जरूरत है ये बात। हाँ, कोई सेना में है ठीक है, उसको हेलमेट का वहां गोली चलेगी तो भाई तुम्हारा सिर बचाना सरकार का कर्तव्य है, इसलिए ठीक है, तो वो तो ड्यूटी पीरियड में है। लेकिन घर में तो उसको निजी मामला है, वो सिर फूटेगा नहीं फूटेगा क्या करेगा, वो अपना मर्जी उसकी। बचाना चाहता है बचाए, नहीं बचाना चाहता ना बचाए। अब तो सरकारी ड्यूटी से बाहर है, तो ड्यूटी इज ओवर, तो हेलमेट इज ओवर। कोलरी में कोई काम करता है, वहां कंपनी ने कानून बना दिया कि सबको सिर पे टार्च वाला हेलमेट लगाना पड़ेगा।
अब ये कानून बना दे कि घर जाओगे तब भी यही टार्च वाला हेलमेट लगा के घूमते रहना पड़ेगा, तो आदमी घर में शांति से सोते समय भी लगा के लेटना पड़ेगा उसको। अब आप सोच लीजिए, उदाहरण अच्छा है डॉक्टर साहब? तो आप समझ सकते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा उदाहरण से समझाएं कृपया। तो उदाहरण से आप देख सकते हैं कि कितनी मुसीबत है। रात भर कोई हेलमेट लगा के सोए, रजाई के नीचे भी ठंड में लेटा है तो हेलमेट लगाए, अनिवार्य है हेलमेट लगाना। भाई रात को तुम पलंग से गिर गए तो सरकार टेंशन ले रही तुम्हारा, नहीं गिर जाओगे। अरे बाथरूम में फिसल के कई लोग गिर गए, हेलमेट लगा के जाया करो, गिरोगे तो सिर में लगेगा, सिर फूट सकता है। तो बाथरूम जाओ तो हेलमेट लगा के जाया करो, कानून में लिखा जाना चाहिए सरकार की तरफ से। हाँ, तो ऐसी फर्जी बातें वही केवल लागू करता है जो आपको गुलाम बनाना चाहता है। वरना बाथरूम में हेलमेट लगाने का कानून कोई क्यों बनाएगा? सड़क पे चलेंगे, आप गिर गए तो सरकार चिंता के मारे डूबी जा रही, तुम्हारी इतनी चिंता उसको। शिक्षा तुमको नहीं मिल रही, 70% अनपढ़ हैं, वहां तो सरकार कोई कानून बनाना नहीं कि शिक्षा अनिवार्य है। बेरोजगार हैं, आत्महत्या की स्थिति में चले जा रहे हैं, रोजगार अनिवार्य का कानून नहीं बना रही सरकार। रोजगार का कानून भी बनाएंगे तो बोलेंगे नौकरी देंगे, दिहाड़ी देंगे, दिहाड़ी करो। चलो, मनरेगा में दिहाड़ी मजदूर बनाए जा रहे हैं, स्लेवरी है सीधे सीधे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि निजी चरित्र पर हमला किए बिना, किसी की संस्कृति पर कब्जा किए बिना आप उसको गुलाम नहीं बना सकते। इसीलिए जब मुगलों ने आक्रमण किया तो आपकी संस्कृति को उन्होंने तोड़ा, आपके मंदिर तोड़ डाले, आपका सब कुछ दुर्गति कर दी आपकी। आपके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोली भाषा, सब पर हमला किया। आपकी भाषा को नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों ने हमला किया तो आपकी भाषा पर हमला किया, मुगलों ने हमला किया तो आपकी भाषा पर हमला किया, और अपनी भाषा ऊटपटांग थोपे। और वह वैज्ञानिक भाषाएं, मूर्खतापूर्ण भाषाएं थी, अंग्रेजी भी उर्दू भी, इसके बावजूद उनको थोपा गया। उनका कोई साइंटिफिक आधार न था, कि स्वर व्यंजन तक के कोई साइंटिफिक रूल नहीं। बताइए, अपनी गंदी चीजें जबरन थोप दी गई। दूसरे की कल्चर को नष्ट किए बिना आप उसको गुलाम नहीं बना सकते। तो कल्चर की स्वतंत्रता दो, व्यवहारिक प्रतिबद्धता, निजी आचरण की स्वतंत्रता और व्यवहारिक मामलों की प्रतिबद्धता। तो आचार की स्वतंत्रता और व्यवहार की प्रतिबद्धता का ये जो न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्तावों में ये समाविष्ट है। निजी आचार की स्वतंत्रता शायद 94 नंबर प्रस्ताव। तो ये प्रत्येक मनुष्य को अपने निजी मामलों की, उसका निजी आहार विहार, उसकी बोली भाषा, उसकी प्रथा परंपरा, उसकी वेशभूषा, उसके उत्सव उपासना, वो क्या उत्सव मनाता है, कैसा मेला ठेला मनाता है, कैसे क्या भजन कीर्तन करता है, गाता है, प्रेयर प्रार्थना उपासना कैसी करता है, नमाज पढ़ता है कि मूर्ति पूजता है कि मूर्ति नहीं पूजता है, कि निराकार का उपासना करता है कि साकार की करता है, कि सगुण की करता है कि निर्गुण की करता है। सब निजी मामले। जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, जिसको नहीं अच्छा लगता ना करे।
निजी बातें। आप लाल कपड़ा पहनेंगे, लाल वेशभूषा पहनेंगे कि पीली पहनेंगे कि नीली पहनेंगे, आप अपना देखिए, आपको जो रुचिता हो वो कीजिए। किसी को सफेद पसंद है सफेद पहने, लाल पसंद है लाल पहने, नीला पसंद है नीला पहने, जो अच्छा लगे जब जो अच्छा लगे तब वो करे। ये तो निजी मामला है, जो भी हानि लाभ होगा उसको निजी तल पे होगा। टाइट पहनेगा कि ढीला पहनेगा निजी मामला है भाई, उसको टाइट और ढीला उसके शरीर में होना है। इसके टाइट कपड़ा पहनने से दूसरे का शरीर तो टाइट होने वाला नहीं है, तो ये व्यवहारिक विषय ही नहीं है। तो निजी मामलों में जो कुछ है वो अपने लिए कर रहा है। तो चारित्रिक मामले सब निजी हैं। शादी करेगा कि तलाक देगा ये इसका निजी मामला है। तो लोग कहते हैं शादी तो दूसरा प्रभावित हो। हाँ, जब सहमत होते हैं तो दो नहीं माने जाते, एक माने जाते हैं, इसलिए वो भी निजी मामला हो जाता है। और जब असहमत ही हो गए हैं तो फिर व्यवहारिक विषय हो गया, व्यवहार हो गया तो निजी मामला। वो शादी किसी के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा ये उसका निजी मामला है। वो तलाक देना चाहता है तो तुरंत तलाक होना चाहिए। इसमें कोर्ट में टाइम क्यों लगता है? 20 साल बाद, 30 साल बाद कि 3 साल बाद? ये सब क्लास क्या है? क्यों मुकदमा क्यों चलेगा इस पर? अब कोर्ट क्यों फैसला देगा? इसका तो निजी मामला है, तो निजी फैसला होना चाहिए इसका। वो घर में किसी को तलाक देना चाहता है तत्काल तलाक दे दे, फिर शादी करना चाहता है फिर कर ले, दिन भर शादी करे दिन भर तलाक करे, किसी के बाप का क्या जाता है? इसकी कानून की कहां जरूरत? जिसको इसका बार बार शादी करना तलाक देना पसंद नहीं है वो ना करे उसके साथ। वो भी जो बार बार वाला होगा वही ऐसा आदमी रुचेगा तो वो अपना निपटे। निजी मामले हैं। जिसको इसका निजी आचरण इस तरह का पसंद नहीं है वो इसके साथ ना उठे बैठे, उसके साथ शादी ना करे कि इसका निजी मामला तो अविश्वसनीय है, इससे दूर रहो। तो दूर रहो भाई, वो कहां कह रहा है कि अब अगर वो कमिट करता है कि हाँ वो नहीं करेगा ऐसा तो लिखवा के ले लो, अगर किया तो उसका क्या, वो भी लिखवा के ले लो। तो ये तो कानून के हिसाब से क्यों, इनका निजी मामला है, निजी तौर पे अपनी शर्तें तय करें। शादी करेंगे दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे, दहेज विरोधी कानून बना दिए। अब कोई किसी को भी मुर्गा बना रहा है। बेचारे जो दहेज नहीं ले रहे हैं, कोई बदमाश है दहेज का केस लगा देता है, पूरे खानदान फंसे हुए हैं कहीं। ये तो पागलपन है। तो आप देखिए ये बहुत गंभीर विषय। निजी मामलों में स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। अब दूसरा पक्ष है कि उसका व्यवहारिक मामला, उसकी प्रतिबद्धता जरूरी है, क्योंकि सीधे सीधे दूसरे का प्रभाव दूसरे की जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ेगा। व्यवहार जो है पारस्परिक होता है, निजी नहीं होता। व्यवहार क्या है कि जैसे एक आदमी कोई विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनना चाहता है तो वो पहने, लेकिन वो दूसरे को ऐसा पहनने के लिए मजबूर ना करे, क्योंकि ये व्यवहारिक विषय है। अगर कोई किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध खाना खाने के लिए, विशेष प्रकार का गाना गाने के लिए, विशेष प्रकार का वेशभूषा पहनने के लिए विवश करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यवहारिक विषय हो गया, निजी नहीं है। ये खुद पहने लेकिन दूसरे को वो ऐसा क्यों पहनाना चाहता है? उसकी इच्छा के विरुद्ध। हाँ, दूसरा सहमत है इससे, तो दोनों के सहमति पर बात स्वीकार्य हो गई। सहमत होने पर एकीकरण माना जाता है। दोनों एक मत हो गए तो एक मत हो गए तो मतलब द्वैत मिट गया, अब एक ही बचा। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं, खूब पहनो पहनाओ अगर सहमत है, और सहमत नहीं है तो आप उसे मत पहनाओ, म्यूचुअल व्यवहार।
ये कहता है कि उसका निजी मामला स्वतंत्र है, आप उस पर दखल ना करें। व्यवहार में आप अपने लिए शिक्षा चाहते हैं लेकिन दूसरे को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं, तो ये म्यूचुअल मामला है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी आप देखिए, आज भी 1 से 5% आदमी के पास ही सारी शिक्षा है, आज भी। बाकी सब या तो अशिक्षित हैं या अल्प शिक्षित हैं। इससे पता चलता है कि कुछ लोगों ने शिक्षा अपने लिए तो रख ली और दूसरों के लिए रास्ते बंद कर रखे। कुछ लोगों ने रोजगार के सारे संसाधन अपने तरफ कर लिए और दूसरों के रास्ते बंद कर दिए। तो ये व्यवहारिक विषय था। तो व्यवहारिक मामलों में प्रतिबद्धता आवश्यक है नियमों की, कि आप अपने लिए जैसा चाहते हैं वैसा दूसरों के हितों की भी स्वीकृति रखें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जहां पारस्परिकता है, मैं और तू का संबंध है, वहां पर व्यवहारिक विषय हो जाएगा। और निष्पक्ष रहिए कि जितना आप अपने बच्चे के लिए शिक्षा चाहते हैं उतना अपने पड़ोसी के बच्चे के लिए भी शिक्षा चाहिए। जितना अपना हित चाहते हैं उतना पड़ोसी का हित भी चाहें, इसे व्यवहार कहते हैं। तो इसका कानून बनना चाहिए, ऐसे लागू किया जाना चाहिए। और इस मामले में सबको निष्पक्ष बनाए रखना कानून की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, संविधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इन सब मामलों में तो वो साइलेंट, व्यवहार में निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही। चंद लोग सारी शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं और बाकी लोगों के लिए सब ये सुविधाएं सुलभ नहीं, उनको वंचित किए जा रहे हैं। तो यहां पर जहां कानून होना चाहिए था वहां कानून नहीं है, और जहां नहीं होना चाहिए था वहां हेलमेट के कानून है। कहो चोटी रखने के कानून बना दे, कहो गंगा नहाने के कानून बना दे, कहो मस्जिद जाने के कानून बना दे, चर्च जाने के कानून बना दे, विशेष प्रकार की दाढ़ी रखने के कानून बना दे, मूछें रखने का कानून बना दे, कुछ भी आपके निजी मामलों में वो दखल कर रहे हैं। शादी के कानून बना दे, तलाक के कानून बना दे, हेलमेट के कानून बनाए हुए, सब बने हुए कानून। शराब के कानून बनाए हुए, शराब पियोगे जेल जाओगे, शराब बेचोगे जेल जाओगे, क्योंकि शराब से घर में दिक्कत आ रही है। बहाना बनाना, घर में दिक्कत आ रही तो पीने के लिए फिर उस ठेके पे क्यों बिकवा रहे हो? इसका मतलब शार्टेज पैदा करके शराब की मनमाना कीमत वसूलने के लिए और अपने आदमियों को बेचने की अनुमति देके धन भंडार वहां इकट्ठा करने की सब योजनाएं हैं। इसीलिए वेश्यालय के लाइसेंस, इसीलिए मदिरालय के लाइसेंस, और बाकी सबका धंधा मार मार के बंद कराना। दूसरा कोई करे तो वो जेल जाएगा, कानून है उसके। तो ये सब बड़ा सोचा समझा। अच्छा, कई गांधी जी जैसे विद्वान आए, उन्होंने कहा शराब बंदी करो। काहे भाई, इससे नुकसान है। वो तो बिजली से भी नुकसान, कई लोग करंट खा के मर गए तो क्या बिजली बंद करा दो? कई लोग मकान गिरने से दब के मर गए तो क्या मकान बनाने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दोगे? कई लोग पैदा होने के कारण मर गए तो क्या करोगे? पैदा होने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दोगे? सोचिए जरा कि आप लोगों का चिंतन कितना ज्यादा घटिया दर्जे तक गिर चुका है और उसी को आप सबने बड़ी रौनक के साथ अपने अपने देशों में लागू कर रखा, बेमतलब की बातों। निजी मामलों की स्वतंत्रता और पारस्परिक मामलों की प्रतिबद्धता,
तो पारस्परिक मामलों में वो प्रतिबद्ध नहीं है, जबकि होनी चाहिए, उसके कानून बनने चाहिए कि यदि एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को भी मिलेगी, एक को रोजगार मिलता है तो दूसरे को भी मिलेगा, एक को आवासीय सुविधा अगर सुलभ है तो दूसरे को भी मिलेगी, एक को चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग मिलती है तो दूसरे को भी ये सेवाएं मिलनी चाहिए। या तो सबकी बंद हो और या सबको मिले, लेकिन ऐसा नहीं। चंद लोग 1 से 5% आदमी सर्व सुविधा संपन्न है और बाकी लोगों के लिए अभाव बना दिया गया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि बड़ी रौनक के साथ, बड़े धोखे के साथ इस जिंदगी को वो लोग चला रहे हैं, समाज को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। संविधान में अपने अपने फायदे के हिसाब से लोगों ने लिख लिए और दूसरे के लिए हानि का इंतजाम किया हुआ है, प्रावधान किया हुआ है कि दूसरे के हितों की हानि कैसे हो। और देखें न्याय का धर्म क्या कहता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यो धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समझे। जो तुम्हारे अपने लिए कष्टप्रद है वैसा दूसरे के साथ भी मत करो, और जैसा तुम अपना हित चाहते हो ऐसा दूसरे का भी उसी के समान हित चाहो। इतना ही निष्पक्ष न्याय है। तो निष्पक्ष न्याय का कोई संवैधानिक कानून ही नहीं। लोग कहते हैं बाबा अंबेडकर जिंदाबाद, संविधान अमर रहे। संविधान में न्याय का विधान तो बना लो पहले, तब उसको अमर करो। एक को शिक्षा देते हो दूसरे को नहीं हो रहा, ऐसा कानून बनाए हुए हो। 70% आज भी अनपढ़ है, 80% आज भी गरीब हैं, भूखमरे हैं। न शिक्षा दे रहे हो, न रोजगार दे रहे हो, न ब्रह्मचर्य आश्रम प्रतिष्ठित है, न गृहस्थ आश्रम प्रतिष्ठित, न विद्यारंभ संस्कार है और न विवाह संस्कार माने रोजगार का संस्कार। विशेष रूप से कार्यभार वहन करने को रोजगार कहते हैं। अब विवाह माने शादी बता दिया आपको, विवाह माने रोजगार होता है। शादी तो पाणी ग्रहण संस्कार था, उसमें विवाह कहां से घुस गया। लेकिन ये सब चल रहा है आपको धोखा देने, आपकी जिंदगी में दखल करने, आपको मुर्गा बनाने, आपके हिताधिकारों को लूटने के लिए 1 से 5% जो तथाकथित अपने आप को मालिक बनाने का रावण छाप, अहम वृत्ति की तृप्ति के लिए जिन्होंने ये तांडव नर्तन रच रखा है, वे ना तो आपके निजी मामलों की स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित करते हैं और ना व्यवहारिक मामलों में प्रतिबद्धता को प्रतिष्ठित करते हैं। तो ये दोनों बातें अत्यंत विचारणीय हैं, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो गांधी जी का जो, या किसी का भी कोई जो निजी मामलों में लोगों के दखल करता है, कोई दहेज विरोधी आंदोलन चला रहा है, अरे कोई दहेज लेगा नहीं लेगा, देगा नहीं देगा, ये उसका अपना निजी मामला है, दूसरे लोग कहां बीच में घुस रहे। वो कहते हैं औरतों से दहेज मांगा जा रहा है, अरे तो औरतों से दहेज मांगा जा रहा है तो औरतें ना दें, कोई जबरन वसूला जा रहा है क्या? कोई दहेज मांग रहा है तो तुम मना कर दो कि तुम्हारे पास नहीं है, मत दो, तुम नहीं देना चाहते मत दो। तुम खुद ही जबरदस्ती उसके यहां शादी क्यों कर रहे हो जो दहेज मांग रहे हैं? सीधे से सिद्धांत है, अपनी गलती देख नहीं रहे, उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसके घर जाओगे तो वो तुमको अपने घर क्यों घुसने दे? वो वही वाला क्लास तुम्हारे ऊपर लगा दिया। करोड़पति से शादी करोगे तो कहेंगे तुम भिखारी हो, हमारी संपत्ति में बांट लोगे, 1 करोड़ में 50 लाख में कब्जा कर लोगे। तो वो पागल है, वो कहेगा 50 जमा करो या तुम भी 1 करोड़ जमा करो, तब फिर शादी होगा। तो ये तो उनका अपना निजी मामला है, वो करेंगे नहीं करेंगे, दहेज लेंगे कि दहेज देंगे कि नहीं देंगे, ये उनको सोचने दो। कोई शराब पिएगा कि नहीं पिएगा, कोई सब्जी चक्कू से काटेगा कि
तलवार से काटेगा, काटने दो उसको, अपने सोचने दो। सफेद पहनेगा कि पीला पहनेगा, लेट हिम थिंक, उसको जो अच्छा लगे करने दो। आप ऊपर से क्यों थोप रहे हो? हाँ, कोई सहमत है तो सहमत है तो साथ आपके चाय पीना चाहता है, आप भी पियो, उसके लिए भी बनाओ, ठीक है। सहमत नहीं है तो उसको कह दो ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। निजी मामलों में बाध्य कैसे कर सकते हो? चाय पीना ना पीना उसका अपना मामला हो सकता है। वो दूध पिएगा कि दारू पिएगा, अपना सोचने दो। नहीं पीना चाहता ना पिए। स्त्रियों के हिताधिकारों की रक्षा, स्त्री के हित का इससे क्या संबंध है? स्त्री के हितों की रक्षा तो यह है कि स्त्री को बेरोजगार दे दो, उसको पुरुष की डिपेंडेंसी में क्यों रखते हो? अगर कोई पुरुष उसके साथ ठीक से नहीं व्यवहार करता तो उसको बाहर होने का अधिकार दो, जब चाहे तब तलाक दे दे, वो बाहर रहे। इसके लिए कोई कानून, कोर्ट कचहरी, वकील की कहां जरूरत है? ये तो निजी मामला है। निजी तल पे वो तलाक देना है कि रहना है उसको खुद सोचे। कोर्ट क्या करेगा इसमें? कोर्ट के कानून की कहां जरूरत है इसमें? निजी मामलों का कानून बनना ही नहीं चाहिए। तो ये सभी बातें बड़ी स्पष्ट हैं और इसमें कहीं कोई पंगा है ही नहीं न्याय के विषय में। न्याय धर्मिता इन सभी मामलों में दो टूक बात रखती है और न्याय के प्रस्तावों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। 111 न्याय प्रस्ताव न्याय धर्म सभा ने रखे हैं और उस पर ही वो काम कर रही है। उनको स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए चुनावी मैदान में भी है। अब एक राजनीतिक दल के रूप में न्याय धर्म सभा काम कर रही है, राजनीतिक पार्टी के रूप में, और वो भी एक विकल्प के रूप में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट और फलानिस्ट और जो भी हैं सबके समक्ष ये भी उपस्थित है। ये न हाथ जोड़ती है, किसी से न गिड़गिड़ाती, कहती वोट देना है दो, नहीं देना ना दो। जब तक वोट न्याय धर्म सभा को नहीं दोगे तब तक तुम्हारी गुलामी का भी कोई अंत नहीं, क्योंकि तुम जिनको दादा चाचा समझ के और बहन जी और माता जी और ताई जी समझे बैठे हो, वही तुम्हारे शत्रु हैं एक्चुअली। वही तुम्हारा खून पीते हैं, तुम्हारे हिताधिकारों को लूटते हैं, और तुम नहीं समझ पाते हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। मनुष्य होने के बाद भी तुम पशु तुल्य जीवन जियो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें समझदार होना चाहिए। तुमको न शिक्षा दे रहे हैं वो, न रोजगार दे रहे हैं वो, न आवासीय सुविधा दे रहे हैं वो, न संरक्षण दे रहे हो। अब फिर भी तुम हर बार उन्हीं को वोट दे रहे हो, चुन रहे हो, तो चुनते रहो अरबों वर्षों तक इसी तरह दुख उठाओ। क्यों? तुमको निजी मामले की स्वतंत्रता है। किसको, तुम भेड़िए को अपना नेता चुन लो, वो तुमको रोज मारे खाए, तुम्हारे बच्चों को फाड़ दे, ये तुम्हारा अपना चयन है। लेकिन मजबूरी में तुमको न चुनना पड़े, इसीलिए हमने न्याय धर्म सभा भी उतार दिया। क्यों? न्याय के लिए ही केवल काम करती है। अगर तुम न्याय से सहमत हो तो उसे चुन लो और अपने साथ न्याय तुरंत उपलब्ध करो, हस्तगत करो। और नहीं चाहते हो न्याय तो इसी तरह पशुओं की तरह जुटते रहो, पिटते रहो, गुलामी भुगतो। विकल्प कायम रहे, इसलिए न्याय धर्म सभा मैदान में सार्वजनिक रूप से उपस्थित है कि लोग चाहें तो उसके माध्यम से अपनी आजादी को सुनिश्चित कर लें, अपने न्यायोचित हितों, न्याय ही, ध्यान रखो, न्याय ही आजादी और अन्याय ही गुलामी है। अंग्रेजों के जाने से देश आजाद नहीं होगा, अन्याय के जाने से देश आजाद। अन्याय तब जाएगा, अंधकार तब जाएगा जब न्याय का प्रकाश स्थापित करोगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो न्याय का धर्म स्थापित करोगे तब अन्याय रूपी अधर्म गायब होगा, और कोई रास्ता नहीं, एक ही ये मार्ग है। तो सीधे से सिद्धांत है,
निजी मामलों की स्वतंत्रता और पारस्परिक मामलों की प्रतिबद्धता। अब इसमें ना आपको दहेज विरोधी आंदोलन चलाना पड़ेगा, ना ही आपको इसमें शाकाहार का आंदोलन चलाना पड़ेगा, ना मांसाहार पर कोई कानून बनाना पड़ेगा। जिसको जैसा जो अच्छा लगता है वो जिए। कोई कचरा खाएगा कि अंडा खाएगा कि आलू खाएगा, रोटी खाएगा कि माटी खाएगा, रेता फांकेगा कि सत्तू खाएगा, उसे सोचने दो। इसके कानून की कहां जरूरत है। हाँ, अगर इसके खान पान से किसी दूसरे को कोई हानि हो रही है, ये जबरदस्ती किसी को कुछ कर रहा है उसके साथ तो वो कंप्लेंट कर सकता है और उसकी सुनी जानी चाहिए कोर्ट में, उसके हितों की रक्षा होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि डॉक्टर अशोक काबरा जी का ये प्रश्न स्पष्ट हुआ होगा सभी को कि ये दोनों बातें आचार और व्यवहार संबंधी, स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता संबंधी बड़ी ही स्पष्ट हैं और जरूरी भी हैं। इनका क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है और संविधान में इनका प्रावधान होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब न्याय धर्म सभा संसद में पहुंचे। तब तक जनता की गुलामी हट नहीं सकती जब तक कि न्याय धर्म सभा वहां नहीं पहुंचती। तो लोग समझदार जो हैं वो जल्दी जल्दी न्याय धर्म सभा को लाके और महालोकतंत्र ला रही। कोई ये ना सोचे कि न्याय धर्म सभा कोई सरकार बनाने के चक्कर, नहीं, सरकार तो जनता बनेगी। न्याय धर्म सभा के जीतने पर जनता के पास सारे शासन के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे और नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार जनता को दे रही महालोकतंत्र के नाम से। इसलिए न्याय धर्म सभा की विजय वास्तव में ही जनता की विजय होगी। अभी तक नेता कहते थे कि कोई कहता था कांग्रेस की विजय, जनता की विजय, भाजपा की जीत, जनता की जीत, कोई कहता था आम आदमी पार्टी की जीत, जनता की जीत, लेकिन कभी ना होगी। महालोकतंत्र जो कोई भी पार्टी लागू कर दे और नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार जनता को दे दे, तो चाहे जो जीते, जीतेगी जनता। एनडीए जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे भाजपा जीते, चाहे जो भी जीते, जीतेगी जनता हर बार, यदि महालोकतंत्र लागू है और जनता को ये तीनों बातों को, नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार यदि जनता के हाथों में जाता है, और न्याय धर्म सभा इसे सुलभ कराने के लिए बिल्कुल बड़ी त्वरा के साथ तत्पर है। प्रायोरिटी पर नंबर 1 पर इसे रखा गया और आप देखेंगे कि 53 नंबर प्रस्ताव है, लेकिन क्रियान्वयन के रूप में इसे सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई, सर्वोच्च प्राथमिकता इसको प्राप्त है न्याय धर्म सभा के अपने कार्यक्रम में। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और आज का प्रश्न काबरा जी ने उचित पूछा। ये जरूरी भी है कि लोग इन दोनों विषयों को ठीक से समझें और दूसरों को भी समझाएं, इसकी खूब चर्चा भी करें और दूर दूर तक चर्चा करें, पड़ोसियों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, न्याय का खूब प्रचार करें और खासतौर से महालोकतंत्र के बारे में भी चर्चा करें, चारों जनाधिकारों की चर्चा करें, ये निजी मामलों की स्वतंत्रता की चर्चा करें, पारस्परिक व्यवहार की प्रतिबद्धता की चर्चा करें, पहुंचाएं जन जन तक, घर घर पहुंचाएं। जितनी जल्दी और जितनी व्यापकता से आप इसे पहुंचाते हैं। अब न्याय धर्म सभा ने अपना समाचार पत्र भी जारी किया है, न्यायमूलम सुराज्यम के नाम से। अब ये घर घर पहुंचना चाहिए अखबार, यह अकेला अखबार है
जो पूरी दुनिया की जरूरत है, और ये सब जगह जाना चाहिए। अभी एक मैगजीन भी लॉन्च होने वाली है इसी पर, तो बड़ी जल्दी, क्योंकि वो मीडिया के लोग सब बिके हुए हैं और वो कॉमर्शियल। ये अकेला है एकमात्र ये अखबार जारी हुआ है जो सोशल है। ये सामाजिक संस्था इसे लॉन्च करी है, तो ये सोशल है पूरी तरह से, इसका कॉमर्शियल कोई एजेंडा नहीं। सामाजिक संस्था में कॉमर्शियल किसी का कोई बेनिफिट होता ही नहीं, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये चलता है। इसलिए ये पहला अखबार होगा जो पूरी तरह से सोशल होगा और सामाजिक हितों की ही बात करेगा, और वो भी न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। इस टाइप का सोशल नहीं कि कोई जमाते इस्लामी अथवा पांचजन्य जैसा कोई निकाल रहा हो, ऐसा नहीं। ये न्याय के सिद्धांत पर, न्याय मूलम स्वराज्यम की बात कर रहा है। तो ये पूरी तरह से सार्वजनिक हितों की संरक्षक है ये मीडिया, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक होगी। तो लोकतंत्र को इसकी बड़ी जरूरत थी, और प्रचार प्रसार भी न्याय का बड़ी शिद्दत के साथ करने जा रही है। तो जल्दी ही एक मासिक पत्रिका भी इसकी लॉन्च होने वाली है, और बहुत जल्दी इसका इलेक्ट्रॉनिक चैनल, इसका टीवी चैनल भी लॉन्च होगा, और निश्चित रूप से ये जन जन तक और घर घर तक पहुंचने वाला है सब कुछ। तो पूरी तैयारी रखिए, बड़ी जल्दी न्याय का युग आ रहा है। और चूंकि न्याय एक सत्यात्मक धर्म है, इसलिए इस मानव धर्म की प्रतिष्ठा और प्रतिरक्षा की जानी चाहिए। तो आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर भली भांति सुना और समझा होगा, ऐसी आशा की जाती है। आज का समय चूंकि समाप्त हो चुका है, तो हम अपनी बातें समाप्त करेंगे। आप सभी उपस्थित सज्जनों का धन्यवाद।